Hello everyone, now we are going to solve questions of superposition of wave chapter. The first section is a MCQ section which can be asked for 1 mark, right? पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो उसमें A standing wave is produced on a string fixed at one end with the other end free. The length of the string is तो क्या दिया गया है देखो आपको बोला गया है कि यहाँ पर एक एंड फिक्स है और एक एंड कैसा है ओपन है। तो एक एंड फिक्स है एक एंड ओपन है तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर बनेगा नोड और यहाँ पर क्या बनेगा एंटी नोड। अगर इसका लेंथ है यल तो ये नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा बाय 4। तो ये क्या होगा इट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4। क्या होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं क्या दिया है द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y is equal to 5 cos of पाई पाई को अंदर लेके जाओ तो 200 पाई t माइनस पाई बाय 150 x आएगा। आपसे पूछा है वेव वेलोसिटी तो उसके लिए आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा। हमें पता है टाइम के साथ जो भी आता है कांस्टेंट वो क्या होता है ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 200 पाई which can be written as 2 pi f। तो 2 pi कैंसल आउट यहाँ पे बचेगा क्या 100। तो फ्रीक्वेंसी कितना है 100 हर्ट्स है। फ्रीक्वेंसी कितना है 100 हर्ट्स। बाद में देखो k का वैल्यू कितना दिया आपको k है x के साथ जो भी आता है वो k होता है दैट इज 150 which can be written as 2 pi by lambda। तो ये पाई पाई चला गया तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा 150 सेंटीमीटर क्योंकि डेटा आपको सेंटीमीटर में दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव कैन बी रिटन एज एफ इंटू लैम्डा। एफ कितना है 100 लैम्डा कितना है 150 सेंटी सेंटी मतलब 10 टू द पावर माइनस 2। 150 कैसे 300 आएगा ना तो ये 300। तो ये आपका आंसर है 300 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 300 मीटर पर सेकंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A man is standing between two unsymmetrical position between two mountains and fires a gun. He hears the two echoes after 1.5 second and 2.5 second. तो देखो यहाँ पर क्या है दो माउंटेन दिए गए आपको बोला गया है माउंटेन नंबर 1 ये है माउंटेन नंबर 2। अभी ये यहाँ पे खड़ा है मान लो माउंटेन नंबर 1 से कितना डिस्टेंस पे D1 पे, माउंटेन नंबर 2 से कितना डिस्टेंस पे तो D2 पे, राइट। उसके बाद क्या बोला गया है कि माउंटेन नंबर 1 से उसको इको कब सुनाई देगा 1.5 सेकंड बाद, माउंटेन नंबर 2 से कब सुनाई दे रहा है 2.5 सेकंड बाद। एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया है 340 मीटर पर सेकंड। दैट द डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन्स विल बी। चलो सॉल्व करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन्स। देखो ये जो D1 आएगा अभी देखो माउंटेन नंबर 1 के लिए यहाँ से साउंड निकलेगा इधर आ जाएगा बाद में रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया तो 1.5 सेकंड में। अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर माउंटेन नंबर 1 के लिए देखा जाए वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2 इंटू D1। वेलोसिटी कितना दिया है 340 टाइम कितना लगा 1.5 तो D1 का वैल्यू कितना आएगा 170 इंटू 1.5, राइट। चलो D2 के लिए सॉल्व करते तो ये क्या आएगा 2D2 इज इक्वल टू 340 इंटू 2.5। तो D2 का वैल्यू क्या आएगा 170 इंटू 2.5 आएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू माउंटेन मीन्स D1 प्लस D2। तो D1 कितना है देखो 170 इंटू 1.5, D2 कितना है 170 इंटू 1.5। 170 को अगर हम लोगों ने कॉमन लिया तो 1.5 प्लस 2.5, 1.5 प्लस 2.5 कितना आएगा 4। तो 170 इंटू 4, 170 इंटू 4 कितना होता है 680, राइट। तो आंसर इज 680 मीटर। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4। A set of tuning forks is arranged in a ascending order of frequency. Each tuning fork gives 8 bits per second with the preceding one. If the frequency of the first tuning fork is 120 and last is 200, then the number of tuning fork arranged will be। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखो
फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 120 एंड ये कितना बिट दे रहा है 8, मतलब सेकंड ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी कितना होगा 128, थर्ड ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी कितना होगा 128 प्लस 8 विल बी 136। तो ऐसे करते जाओ, कहाँ तक करते जाओ 200 हर्ट्ज तक, तो आपको आंसर मिलता जाएगा। एंड अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, एफ एन इज इक्वल टू एफ वन प्लस एन माइनस वन इंटू बीट फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 8, राइट। और ये एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो यहाँ पर देखो एफ एन लास्ट ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है 200, फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क का 120 प्लस एन माइनस वन इंटू एट, तो ये 80 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एट, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 11, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5। इन लॉ ऑफ टेंशन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, तो सारे ऑप्शन में देखो टेंशन एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया है द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर, तो एन नॉट, टू एन नॉट, थ्री एन नॉट, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, इसी को क्या कहा जाता है हार्मोनिक्स, राइट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, an organ pipe of length 0.4 meter open at both the ends. Speed of sound is 340 meter per second. Fundamental frequency is, whenever pipe is open at both the end, we know that fundamental frequency can be written as V by 2L. तो V दिया है 340, 2 इंटू एल कितना है 0.4, मतलब ये आएगा 340 डिवाइड बाई 8 और 0.8, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 425 हर्ट्स, तो आंसर इज 425 हर्ट्स, राइट। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर which can be asked for 1 mark. क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया देखो, a wave is represented by the equation y is equal to a sin of bx plus ct. Given that the a b c are constant, can you tell in which direction the wave is moving? ओके तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है देखो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिया इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी टी है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है देखो कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, अगर आपको ऐसा दिया है प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी टी, अगर याद रखो आपके पास ये सेम साइन है, बी एंड सी का दोनों का सेम साइन है, तो इस केस में वेव जाता है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। कहाँ पर जाता है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। एंड अगर ये दोनों का अपोजिट साइन है, कैसा साइन है अपोजिट साइन है, तो इस केस में वेव जाता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो अभी यहाँ पर बी एंड सी दोनों का क्या साइन सेम दिया है, तो वेव इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वेव मोशन इज अ डबली पीरियोडिक फिनोमिना। तो उसका रीजन क्या है, द वेव मोशन इज अ पीरियोडिक इन बोथ time as well as space, that's why we call wave motion as a doubly periodic phenomena। तो क्या लिखना है आपको, as the wave motion is periodic in time as well as space, that's why it is called as doubly periodic phenomena। Moving towards the next question, क्या दिया next question, what is interference of sound wave। अच्छा what do you mean by interference, interference means होता है mixing of two waves is called as interference। तो wave interference is a phenomena that occurs when two waves meet while traveling along the same medium। तो interference का basically mixing of two signal है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर बीट्स। बीट मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू साउंड वेव हैविंग नियरली सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज बीट। तो देखते हैं क्या दिया है, this is an interesting phenomena based on the principle of superposition of waves। When there is a superposition of two sound waves having same amplitude but slightly different frequency traveling in the same direction,
then in that case this is called as beats. तो beat क्या होता है? Mixing of two waves having same amplitude but slightly different frequency and traveling in the same direction. Question number 5 पे आते हैं. What is question number 5? What are harmonics? What are harmonics? तो when a string or an air column is set into vibration by some means, the waves are reflected from ends and the stationary waves can be formed. An important condition to form stationary waves depend on the boundary condition that constrain the possible wavelength or frequency of vibration of the system. These are called the natural frequency or normal mode of oscillation. The minimum of these frequencies is termed as the fundamental frequency or first harmonic. तो क्या देखो हार्मोनिक क्या होता है कि किसी भी मान लो सिस्टम का आपको फ्रीक्वेंसी पैटर्न ऐसे मिला है एन नॉट, टू एन नॉट, थ्री एन नॉट, फोर एन नॉट ऐसे मिला है. तो ये फ्रीक्वेंसी का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या है? एन नॉट है. दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. क्या कहा जाता है इसे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और इसी को क्या कहा जाता है? फर्स्ट हार्मोनिक. तो हार्मोनिक मतलब क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड उसका इंटीजर मल्टीपल. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. तो ओवरटोन क्या है? द टर्म ओवरटोन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हायर फ्रीक्वेंसीज. द फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फर्स्ट हाई ओवरटोन. तो देखो मान लो आपके पास फ्रीक्वेंसी पैटर्न ऐसा है एन नॉट, टू एन नॉट, थ्री एन नॉट एंड सो ऑन. तो डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट हाइयर फ्रीक्वेंसी देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज टू एंड नॉट. मतलब इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ओवरटोन. क्या कहा गया? फर्स्ट ओवरटोन. नेक्स्ट, स्टेट द लॉ ऑफ लेंथ. तो लॉ ऑफ लेंथ क्या कहता है? देखो, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. दैट इज एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? लेंथ, कीपिंग टेंशन एंड मास कांस्टेंट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट लॉ ऑफ टेंशन. तो लॉ ऑफ टेंशन क्या है? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन if vibrating length and mass per unit length are constant. थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ टेंशन. लॉ ऑफ टेंशन नहीं, लॉ ऑफ डेंसिटी होना चाहिए यहाँ पर, ये कुछ तो गलत हो गया. तो लॉ ऑफ डेंसिटी क्या है? देखो, लॉ ऑफ डेंसिटी होता है n is inversely proportional to under root of me. That is, fundamental frequency of vibration of a string is inversely proportional to square root of linear density keeping tension and length of the string constant. चलो उसके बाद आते हैं हम लोग आगे. व्हाट इज रेजोनेंस. तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस एक फिनोमेना है जिसमें if the frequency of the external source of sound is close to the natural frequency of the system, resonance is said to occur when we hear a louder sound. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स अगर ये दोनों मैच कर रहा है, in that case we can say both are in resonance and we hear a louder sound at resonance condition. क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया? 11 क्या दिया? देखो, व्हाट आर फोर्स्ड वाइब्रेशन. फोर्स वाइब्रेशन का मीनिंग क्या होता है? In force vibration, an external periodic force is applied on a body whose natural period is different from the period of the force. The body is made to vibrate with a frequency equal to that of externally impressed force. The amplitude of force vibration The amplitude of force vibration depend upon the difference between the frequency of external periodic force and natural frequency of the body. If this difference is small, the amplitude of force vibration is large and vice versa. If the frequency exactly match, it is termed as a resonance and the amplitude of vibration is maximum. Right? तो बेसिकली ये फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है? मान लो एक आपके पास पेंडुलम है और ये पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ. अगर हम लोगों ने इसको ऊपर बाहर से फोर्स लगाया तो ये फोर्स की वजह से क्या होगा? अभी इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो क्या होगा? वहां पर रेजोनेंस ऑकर होगा. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया देखो, a violin string vibrate with a fundamental frequency of 510 hertz। वायलिन स्ट्रिंग मतलब वेव ऑन स्ट्रिंग है, जिसका फंडामेंटल उसका फ्रीक्वेंसी पैटर्न क्या होता है, एन नॉट, टू एन नॉट, थ्री एन नॉट एंड सो ऑन। तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 512। पूछा गया फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है आपका फर्स्ट ओवरटोन है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन वो क्या होता है, टू एन नॉट, एन नॉट कितना दिया 512। तो टू इंटू 512, 512 है 510, 510 है ना, 510, तो ये क्या आएगा 1020 हॉर्ट्स। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 13 में, अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स एट वन एंड। ओके, एक स्ट्रिंग दिया है जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर है, जो कि फिक्स है एक एंड पे। The other end is moved up and down with a frequency 20 Hz. Due to this, a stationary wave with four complete loops, okay, चार loop दिए, get produced on the string. Find the speed of progressive wave which produce stationary wave. Remember that the moving end is a antinode. चलो, तो क्या दिया देखो, आपके पास एक ऐसा पाइप है, मान लो एक तरह से क्लोज है एक तरह से ओपन है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नोड बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी नोड। उसने क्या बोला है कि यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं, चार लूप बन रहे हैं। चलो ये डायग्राम को मैं क्या करता हूँ, ऐसे हॉरिजेंटली बनाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक पाइप है, राइट। यहाँ पर क्या आपका नोड है, यहाँ पर क्या एंटी नोड, उसमें क्या है चार लूप बन रहे हैं। लूप मतलब ये नोड, ये यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर एक नोड, ये कितने हो गए तीन। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ डायग्राम को, टोटल मुझे कितने चाहिए लूप, चार। तो ये नोड, तो देखो यहाँ पर एक लूप ऐसे बना, ये सेकंड लूप, ये थर्ड लूप, ये फोर्थ लूप, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे चार लूप बने। फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड। मतलब ये टोटल लेंथ कितना दिया उसने, 1 मीटर दिया है। अभी दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई टू, राइट। तो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर, मतलब फोर लैम्डा बाई टू प्लस क्या आएगा, लैम्डा बाई फोर। तो ये हो जाएगा लैम्डा एल इज इक्वल टू, ये होगा टू लैम्डा प्लस लैम्डा बाई फोर। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 9 लैम्डा बाई फोर। ये क्या आ गया एल का वैल्यू। तो यहाँ से लैम्डा क्या आएगा, 4/9 एल आ जाएगा। तो हमें वेवलेंथ मिला। पूछा क्या है हमें, हमें पूछा है वेलोसिटी। तो v क्या होता है, एन इंटू लैम्डा। तो एन तो 20 दिया है ना, लैम्डा कितना है 4/9 इंटू एल। तो ये आएगा 80/9 इंटू एल, कितना है 1 मीटर है। तो 80/9 को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8.88 मीटर पर सेकंड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 8.88 मीटर पर सेकंड, राइट। चलो, so next section is short answer 1, which can be asked for 2 marks, right? 2 marks for each. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो शॉर्ट आंसर का, फॉर अ स्टेशनरी वेव सेटअप इन अ स्ट्रिंग हैविंग बोथ फिक्स एंड्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू द थर्ड हार्मोनिक। तो देखो हमें पता है कि अगर एक स्टेशनरी वेव सेटअप हो रहा है फिक्स एंड पे, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी पैटर्न होता है वो क्या होता है, एन नॉट, टू एन नॉट, थ्री एन नॉट, फोर एन नॉट, फाइव एन नॉट, ऐसे होता है। बाद में क्या बोला है उसने, थर्ड हार्मोनिक। तो ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज सेकंड हार्मोनिक एंड दिस इज थर्ड हार्मोनिक, राइट। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो देखो ये कैसे आएगा, दोनों एंड फिक्स है, वो वाला डायग्राम बना लेता हूँ मैं। तो ये ऐसे आएगा, ये स्ट्रिंग है आपके पास। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, एक लूप ऐसे आने वाला है मिनिमम। अगर इसका लेंथ यल है तो ये नोड है, ये नोड है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा कितना आएगा 2l। तो अगर हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो v बाय लैम्डा होता है, एन नॉट कितना है, v बाय 2l है। तो ये है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू द थर्ड हार्मोनिक।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, एन नॉट है। थर्ड हार्मोनिक क्या है आपका, 3 n0, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। आंसर इज 1/3। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर स्टेशनरी वेव, व्हाई आर दे कॉल्ड स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन क्या है, when two identical waves when two identical waves traveling along the same path in opposite direction interfere with each other, resultant wave is called as stationary wave. What do you mean by stationary wave? When two identical waves traveling along the same path in opposite direction interfere with each other, in that case resultant wave is called as stationary wave. And why it is called as stationary wave? Because their velocity is zero, so they act like a standing wave. That's why this is called as standing wave or stationary wave. Now question number 3, distinguish between overtone and harmonic. तो बेसिकली हार्मोनिक एंड ओवरटोन क्या होता है, देखो कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड उसके इंटीजर मल्टीपल मतलब होते हैं हार्मोनिक्स, राइट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इंटीजर मल्टीपल आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरटोन? ओवरटोन का मीनिंग होता है फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ओवरटोन। सही है, फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ओवरटोन। तो वही आप लोग थ्योरी यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाद में स्टेट एनी फोर एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ बीट्स क्या होता है, पहले एप्लीकेशन देखो, द फिनोमिना ऑफ बीट्स इज यूज फॉर मैचिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय आर्टिस्ट, राइट। तो फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बीट्स का यूज करते हैं। Second is the speed of airplane can be determined by using a Doppler radar, उसमें क्या होता है बीट्स का ही कंसेप्ट यूज किया जाता है। थर्ड क्या है, unknown frequency of a sound note can be determined by using a phenomena of beats। बाद में फोर्थ आता है, the same principle is used by traffic police to determine the speed of a vehicle to check whether speed limit is exceeded or not। इवन फिफ्थ एप्लीकेशन ये वाला लिख सकते हो आप लोग, सोनार वर्क्स ऑन सिमिलर प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड ऑफ सबमरीन्स यूजिंग अ साउंड सोर्स एंड सेंसिटिव माइक्रोफोन्स, राइट। ओके, तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, प्रूव दैट अ पाइप ओपन एट बोथ एंड ऑफ लेंथ ऑफ 2L हैज सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एज अनदर पाइप ऑफ क्लोज एट वन एंड ऑफ लेंथ L। ओके, तो क्या दिया है देखो, आपको एक पाइप दिया है जो कि ओपन है दोनों तरफ से, बना लेते हैं डायग्राम। इसका लेंथ कितना दिया है, ओके, हमें पता है इसका ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड फॉर्म होगा, तो दो एंटी नोड के बीच में एक नोड होगा, तो इसका डायग्राम कैसे आएगा, ऐसे आने वाला है, सही है ना। ओके, उसके बाद हमारे पास एक क्लोज पाइप है, क्या है आपके पास, एक क्लोज पाइप है, यहाँ पर एक नोड दिया है, यहाँ पर एक एंटी नोड दिया है, एक नोड एक एंटी नोड के बीच में क्या होता है, ऐसे हाफ लूप बनेगा। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2L का वैल्यू कितना है, लैम्बडा, राइट। 2L का वैल्यू कितना आएगा, लैम्बडा बाई 2। क्यों? क्योंकि दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 2 होता है, एंड एक नोड एंड एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्बडा बाय 4 होता है। तो इसके लिए लैम्बडा जो आएगा वो क्या आएगा, 4L आएगा, इसके लिए लैम्बडा क्या आएगा, 4L आएगा। तो ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी क्या है, ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी होगा V बाई 4L, एंड क्लोज पाइप का फ्रीक्वेंसी क्या है, V बाई 4L, बिकॉज V बाई लैम्बडा होता है ना। तो ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्लोज पाइप का फ्रीक्वेंसी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वायर इज अफेक्टेड इफ द लोड इज फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। तो देखो फ्रीक्वेंसी का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है समझ के ले लो, वो होता है 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू होता है। when the load is when the attached load is immersed in water, in that case the apparent weight decreases। तो उसकी वजह से जो टेंशन आने वाला है ना,
तो टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेंशन घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। तो व्हेन लोड इज immersed in a water, in that case frequency decreases. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देखो। और सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ, कितना लेंथ दिया, 1 मीटर, is stretched by a mass of 10 किलोग्राम, राइट। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज, तो ये नोट कितना दिया आपको, 100 हर्ट्ज। डिटरमाइन द लीनियर डेंसिटी, तो लीनियर डेंसिटी कहाँ से आता है, वेलोसिटी के फार्मूला से। तो वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू है। एंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आता है, वो होता है n इंटू टू एल, राइट, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। चलो डेटा पुट करते हैं। n कितना दिया है आपको, 100 इंटू टू, लेंथ कितना दिया है, 1, अंडर रूट ऑफ टेंशन कितना, अभी ये मास आपको टेंशन देगा तो ये क्या होगा, mg डिवाइडेड बाय म्यू। उसके बाद इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 200 है, उसका स्क्वायर, ये ऐसे आएगा, इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई म्यू। अच्छा यम का वैल्यू कितना है हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। यम का वैल्यू है 10, 10 इंटू 10 100, तो म्यू कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 40,000। तो दो जीरो दो जीरो चले गए तो म्यू कितना आएगा, 1/400। तो इसको ही हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू 10 to the power -2। तो म्यू आ जाएगा 0.25 इंटू 10 to the power -2 किलोग्राम पर मीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, राइट। नेक्स्ट सेक्शन इज शॉर्ट आंसर टाइप 2। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, find the amplitude of the resultant wave produced due to interference of two waves given as y1 is equal to a1 sin omega 2, y2 is equal to a2 sin omega 2 plus phi। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला है डायरेक्टली, क्या फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 cos phi। क्या आएगा फॉर्मूला, ये वाला। तो एक्चुअल में ये वाला फॉर्मूला है, बट एज ये 3 मार्क के लिए पूछा गया है तो हमें इसको डिराइव करना पड़ेगा। तो हम लोग डिराइव करेंगे इस फार्मूला को। तो डेरिवेशन कैसे आएगा देखो इसका, y1 कितना दिया है हमें, y1 इज इक्वल टू a1 ऑफ साइन ओमेगा टी। y2 कितना दिया है हमें, वो दिया है a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव दिया है। अगर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे, मतलब दोनों का एडिशन होगा, तो ये क्या आएगा, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। अभी क्या करो, ये जो सेकंड साइन है उसको एक्सपांड करके ले लो। तो a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, इसको एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ऐसे आएगा फॉर्मूला। अभी इसमें से देखो, ये वाला टर्म में से साइन कॉमन आएगा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू a1 प्लस a2 कॉस फाइव, राइट, प्लस यहाँ पे क्या है, a2 कॉस ओमेगा टू, ए सिर्फ मैं कॉस ओमेगा टी को साइड में लेता हूँ थोड़ा सा, कॉस ओमेगा टी इंटू a2 साइन फाइव आ गया, राइट। ये है आपका y का वैल्यू। तो इतना आ गया y का वैल्यू। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, कंसीडर ये जो a1 प्लस a2 cos फाइव है ना, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे a cos थीटा के साथ, cos थीटा के साथ। एंड एक मिनट, कुछ बचा तो नहीं है यहाँ पर, ओके। एंड ये जो अपना a2 साइन फाइव है ना, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे a साइन थीटा के साथ। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी a1 को a प्लस a2 cos फाइव, वो है a cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी a2 साइन फाइव, मतलब क्या है, a साइन थीटा। तो अगर ये दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा देखो,
ए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस ए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अगर हम लोग ए को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी। तो ये आपका y रिजल्टेंट बना। अभी मुझे निकालना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे हम लोग। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। चलो फाइंड करेंगे ए का वैल्यू। सिंपली क्या करो, ए ए इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करो एंड इक्वेशन नंबर 2 को भी स्क्वायर करना। तो अगर मैं दोनों को स्क्वायर करता हूँ तो देखो ये क्या आएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, इसको एक्सपांड करो, क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ए स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस, अभी ये a2 स्क्वायर कॉस फाई a2 स्क्वायर साइन फाई मतलब ये a2 स्क्वायर होगा प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो a का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू, इतना आपको डिराइव करना ही पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन इन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो इसके लिए आप लोग प्रॉपर क्या करना है, देखो बुक टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है। टेक्स्ट बुक में देखो इसका डायग्राम भी दिया है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। फिर भी थोड़ा सा मैं एक हिंट दे देता हूँ कि वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के अंदर देखो उसके जो मोड होते हैं वो कैसे होते हैं, N0 2N0 3N0 4N0 5N0 ऐसे होता है। And ये क्या है आपका फर्स्ट, अगर हम लोग ओवरटोन की बात करेंगे तो ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये वाला सेकंड ओवरटोन है, ये वाला थर्ड ओवरटोन है, ये वाला फोर्थ ओवरटोन है, राइट। तो ये, तो यहाँ पर इवन है, ये ऑड है, इवन है, ऑड है, मतलब सारे मोड सारे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पॉसिबल है, राइट। बट ये प्रॉपरली टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना तुम लोग, थ्योरेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। सेम क्वेश्चन हम लोग ने ऊपर भी किया था, क्या था कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू। तो ये तीन लॉ है। इसके समय टेंशन एंड म्यू को कांस्टेंट रखा जाएगा, इसके समय लेंथ को एंड म्यू को कांस्टेंट रखा जाएगा, इसके समय हम लोग लेंथ को एंड टेंशन को कांस्टेंट रखेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, two wires of the same material and same cross section are stretched on a sonometer. One wire is loaded with mass कितना दिया है 1 किलोग्राम and another is loaded with 9 kilogram. The vibrating length of the first wire is 60 centimeter and its fundamental frequency of first is same as that of second, मतलब इसका n01 इसके n02 के बराबर है। आपसे बोला गया सेकंड वायर का वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड करो। तो देखो किसी सोनोमीटर के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है वो क्या है, 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू है। अभी यहाँ पे सेम वायर है तो म्यू का वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं एन नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये आ जाएगा, देखो एज n01 इज इक्वल टू n02 दिया है तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ टी बाई लेंथ L1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाई लेंथ L2। तो T1 कितना दिया है, अच्छा T1 मतलब क्या होगा, मास से आएगा टेंशन कितना
मास 1 कितना दिया है 1, मतलब ये आएगा अंडर रूट ऑफ 10। लेंथ 1 कितना दिया है 60, अंडर रूट ऑफ T2 कितना दिया है 9, मतलब 90। लेंथ फाइंड करना है हमें, तो ये क्या आएगा L2 इज इक्वल टू 60 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा ये 9, तो अंडर रूट 9 3, मतलब 180 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 180 सेंटीमीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अगेन इजी कैटेगरी क्वेश्चन है, सिर्फ कंपेयर करना है आपको। द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज y is equal to sine of pi by 2 into 4t divided by 0.025 minus x by 0.25। जस्ट इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ। तो कंपेयर करोगे तो a का साइन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 1, तो a का वैल्यू कितना होगा 1 मीटर। बाद में पूछे फ्रीक्वेंसी, तो t का कोएफिशिएंट ओमेगा है, वो क्या आएगा 4 पाई बाय 2 इंटू 0.025, मतलब ये चला गया ये चला गया, ये कितना बचा 2, तो 2 पाई बाय 0.025 इज इक्वल टू, ये क्या होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई चला गया, तो एफ है 1 अपॉन 0.025। इसको सॉल्व करो तो कितना मिलेगा 40 हर्ट्स मिलेगा। बाद में आता है वेवलेंथ, तो के कितना दिया है देखो पाई बाय 2 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा के को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। तो पाई पाई कैंसल आउट, ये क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। अच्छा वी भी पूछा क्या, तो वी भी फाइंड करेंगे। वी क्या होता है एफ इंटू लैम्डा, एफ कितना 40, लैम्डा कितना 1, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। आगे समझ में, तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो, a stretch sonometer wire is in unison with the tuning fork, right। वो क्या दिया है, when the length is increased by 4%, the number of beats heard per second is 6, find the frequency of the fork। तो देखो नंबर ऑफ बीट्स मतलब n1 माइनस n2 कितना दिया है आपको 6 दिया है, एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। अभी देखो यहाँ पर t कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, मतलब n इंटू एल का प्रोडक्ट भी क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। तो n1 l1 इज इक्वल टू n2 l2 है। अभी ये n1 l1 इज इक्वल टू n2 इंटू l2 क्या आएगा देखो, लेंथ इज इंक्रीज बाय 4%, लेंथ इज इंक्रीज बाय 4%, मतलब क्या होगा l1 इंटू 4 बाय प्लस 100 l1 ऐसे आएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा n1 l1 इज इक्वल टू n2 इंटू ये होगा 1.04 l1, तो ये गया, तो n1 का वैल्यू क्या आएगा n2 इंटू 1.04, राइट, इतना तो मिल गया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अच्छा n2 का वैल्यू दिया है कि उसने नहीं दिया है, फिर भी चलो सॉल्व करते हैं आगे। हाँ, अभी हमें क्या बोला गया है बीट फ्रीक्वेंसी 6, चलो यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ मैं। पूछा क्या है वो देखते हैं, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क पूछा, राइट, मतलब n1। चलो तो n1 कितना है 1.04 n2 माइनस n2 इज इक्वल टू क्या है 6, तो ये 1.04 माइनस 1 कितना 0.04 n2 इज इक्वल टू 6। तो n2 कितना आ जाएगा देखो, ये आएगा 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 25, मतलब ये क्या होगा 25 इंटू 6 150 हर्ट्स। ये क्या आ गया आपका 150, एंड वी नो दैट n1 माइनस n2 कितना होता है 6, तो आपका n2 कितना आ जाएगा n2 विल बी n1 माइनस 6, तो ये है 150 माइनस 6, वो आएगा 140, कितना है 144 हर्ट्स, राइट। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। आगे समझ में, कोई डाउट इसमें? ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है देखो, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स by analytical methods and what are nodes and antinodes show that the distance between two successive node are antinode। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपरली इसका नोट्स बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये है आपका एनालिटिकल मेथड फॉर स्टेशनरी वेव। बाद में कंडीशन ऑफ नोड, कंडीशन ऑफ एंटी नोड, तो ये आना चाहिए वहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स एंड डिड्यूस एनालिटिकल द एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व करना है। फाइनली आपको बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल जाता है देखो, राइट। नेक्स्ट है स्टेट एंड वेरीफाई लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग सोनोमीटर। तो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग सोनोमीटर मतलब ये पूरा का पूरा सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप वगैरह है वो सारा एक्सप्लेन कर दो, मार्क मिल जाएगा आपको, राइट। ये पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो, लास्ट क्वेश्चन है आपका। waves produced by two vibrator in a medium having wavelength 2 meter and 2.1 meter। lambda 1 दिया है 2 मीटर and lambda 2 दिया है आपको 2.1 मीटर। when sounded together produce 8 beat per second। मान लो इसका फ्रीक्वेंसी है n1, इसका फ्रीक्वेंसी है मान लेना n2। दोनों का उसने जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है आपको, 8 दिया। अभी ये n1 माइनस एन टू 8 हो सकता है या n2 माइनस n1 भी 8 हो सकता है, राइट। तो ये कैसा पता चलेगा, तो n1 का फॉर्मूला क्या होता है देखो, n1 इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा वन। n2 क्या होता है यहाँ पर, v बाय लैम्डा टू। एज लैम्डा वन इज लेस देन लैम्डा टू, इसका मीनिंग है n1 इज ग्रेटर देन n2। तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 8, ये सही है अपना। ओके, उसके बाद अभी, हाँ चलो डेटा पुट करते हैं यहाँ पर। n1 का वैल्यू क्या है, v बाय लैम्डा वन। n2 का वैल्यू क्या है, v बाय लैम्डा टू। इसका वैल्यू कितना, 8। तो v बाय टू माइनस v बाय 2.1 इज इक्वल टू 8। चलो इसको तुम लोग सॉल्व करना अच्छे से, आपको आंसर मिलेगा 336 मीटर पर सेकंड। एक बार ये वेलोसिटी मिला तो आप लोग n1 फाइंड कर सकते हो ना, कैसे। n1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 336 डिवाइड बाय लैम्डा वन। लैम्डा वन कितना है देखो, 2 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 168। एंड n2 क्या है, 336 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट कितना है, 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 160। तो ये हर्ट्स में आएगा, तो ये भी हर्ट्स में आएगा, राइट। ओके, तो ये था आपका चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो कमेंट करके तुम लोग पूछ सकते हो, राइट। फिर बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।